एक प्राइवेट स्कूल के बाहर एक महिला अक्सर कम्बल में लिपटी हुई खड़ी रहा करती और जैसे स्कूल की छुट्टी हुआ करती तो उसके बाद एक बच्चे के पीछे पीछे चलती रहा करती। बच्चा उसे देख तो लिया करता लेकिन उससे कुछ भी नहीं वो कहती है, ना ही वो बच्चा उससे कुछ कहता है। धीरे धीरे ये सिलसिला जब 7-8 दिन लगातार चलता है तो उसके बाद वह बच्चा अपने पिता को बुलाता है और एक दिन पिता जब छुपकर उस महिला को देखता है और उसका कम्बल खींचता है तो उसके बाद यहाँ पर जो पिता होता है वह भी हैरान हो जाता है और इसके बाद जो महिला होती है वो एकदम से अपना चेहरा छुपाने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। कौन थी वह महिला और किस वजह से उस बच्चे का पीछा कर रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर परिवार का मुखिया है जिसका नाम वीरपाल है और वीरपाल की एक पत्नी है जिसका नाम होता है सीमा वीरपाल दोनों का एक बच्चा है जिसका नाम विनय होता है और विनय की उम्र फिलहाल 12 साल है। यहाँ पर परिवार के अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। विनय जो था वह अपने स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था और जो वीरपाल था वह बाहर से मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया करता था। इधर यहाँ पर जो सीमा होती है वो घर को संभाला करती है और अपनी सास का भी अच्छे से ख्याल रखा करती है क्योंकि साल काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग है और वह ज़्यादातर बिस्तर में ही रहा करती है। अब यहाँ पर जब उसका पति मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है तो उसी दौरान यहाँ पर जो उसका पति होता है वह एक हादसे में अपने एक पैर में काफ़ी गंभीर चोट लेकर आता है और इस चोट के कारण वह मजदूरी पर नहीं जा पाता है। अब स्टार्टिंग में तो उनके पास कुछ जमा पूंजी थी, उसकी वजह से वो सोचते हैं कि अपना समय व्यतीत कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब वो जमा पूंजी खर्च हो जाती है तो उसके बाद परिवार की भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है क्योंकि इनके पास कोई पुश्तैनी जमीन नहीं है और इस मजदूरी के सहारे से ही अपना समय व्यतीत किया करते थे। अब जब परिवार के अंदर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है तो उसके बाद यहाँ पर जो पति वीरपाल होता है वो सोचने लगता है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, और इसी वजह से एक दिन वह अपनी पत्नी से बात कर रहा था तो तभी यहाँ पर जो उसकी पत्नी सीमा होती है वह उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि चिंता मत करो, हम है ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। इस बात को कहकर पत्नी ने उसको हौसला दिया था और पति जब पूछता है कि तुम क्या करोगी तो यहाँ पर पत्नी कहती है देखो आप काफ़ी दिनों से हमें कमा कर खिला रहे हो तो कुछ दिन मैं आपको कमा कर खिला दूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस बात को सुनकर पति पूछने लगता है कि लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी ही नहीं हो। तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि क्या हुआ अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे हाथ पैर तो है ना, मैं काम तो कर सकती हूँ। जिस तरह से आप मजदूरी किया करते हो उसी तरह से महिलाएं भी दूसरों के घरों में काम किया करती हैं झाड़ू पोछे का, और आप कहो तो मैं झाड़ू पोछे का काम कर लेती हूँ, उससे कम से कम गुजारा तो हो जाएगा। इस बात को सुनकर पति वीरपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झट से अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। कहता है कि तुम जैसी पत्नी का मिलना भाग्य नहीं सौभाग्य की बात होती है और तुम्हें पाकर मैं पूरी तरह से धन्य हो गया हूँ। इसके बाद पत्नी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने आंखों के आंसू को पहुँचते हुए कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जो है उसे भूल जाओ और मैं काम कर लूँगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को कहकर ये बातें तय हो जाती हैं और अगले दिन यहाँ पर जो सीमा होती है वह अपने लिए इधर उधर बड़े बड़े घरों में काम ढूंढने लगती है। ढूंढने से पास ही के शहर में एक पोस्ट एरिया के अंदर उसे कई घरों में काम मिल जाता है और इस बात को सुनकर ये बड़ी खुश होती है। यहाँ पर जब सीमा बड़ी खुश होती है तो उसका पति पूछता है कि इतनी खुश क्यों हो, तो वह बताती है कि मुझे ना कई घरों में काम मिल गया है और अच्छे से समय व्यतीत हो जाएगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर पति भी खुश होता है और कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है और तुम आराम से वहीं पर काम करो और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद पत्नी काम करती है और तभी यहाँ पर जो उनका बेटा विनय होता है उसका स्कूल भी कंप्लीट हो जाता है और जैसे स्कूल कंप्लीट होता है तो यहाँ पर पत्नी अपने पति से कहने लगती है कि सुनते हो जी, क्यों ना हम लोग शहर में जाकर रहने लगे, क्योंकि यहाँ से मुझे बार बार जाना पड़ता है और आप भी तो शहर में मजदूरी किया करते हो, तो वहीं पर घर ले लेते हैं और वहीं पर रहेंगे, मेरा आना जाना भी बच जाएगा। अब ये बात यहाँ पर जो वीरपाल होता है उसे भी ठीक लगती है क्योंकि पत्नी जो कह रही थी वो सही कह रही थी और उसका काम भी शहर में होना था। तो इसी वजह से जो पति होता है वह पत्नी का कहा मानता है और पत्नी के कहे अनुसार उसके दिए हुए पैसों से शहर के अंदर एक किराए का मकान लेता है और उस मकान के अंदर सभी लोग रहने लगते हैं। और यहाँ पर पति ने अपनी जमीन को बेचने की बात कर दी थी जो उनके घर की जमीन थी और इन पैसों से वो शहर के अंदर एक छोटा सा मकान खरीदना चाहता है जिसके अंदर वह परिवार के साथ रह सके। अब यहाँ पर जब सभी लोग शहर में शिफ्ट हो जाते हैं तो पत्नी दूसरों के घरों में काम करती रहती है, पति का इलाज चलता रहता है और इधर वह जमीन को बेचने की भी बातचीत करता रहता है। कुछ ही दिनों में उसकी ज़मीन बिक जाती है और ज़मीन बेचने के बाद उन्हीं पैसों से जो पैसे ज़मीन बेचने के बाद आए थे उनसे यहाँ पर जो वीरपाल होता है वो शहर के अंदर एक छोटा मगर काफ़ी अच्छा मकान ले लेता है। हालांकि जगह उतनी तो नहीं थी जितनी गांव वाले घर की थी, लेकिन यहाँ पर उन लोगों का गुजारा इस घर के अंदर आराम से हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं था। अब यहाँ पर पूरा परिवार उस घर के अंदर रहने लगता है, ना तो किराए की टेंशन होती है और अच्छे खासे पैसे उसकी पत्नी कमाने लगती है।
पति इस बात को देखकर बड़ा ही खुश होता है और धीरे धीरे जो पति होता है उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। बेटे को शहर के एक प्राइवेट स्कूल में अच्छे से एडमिशन दिला दिया गया था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब तक पत्नी ने ढेर सारा रुपया पैसा कमा लिया था और इस बात को देखकर कभी कभी तो पति को लगता है कि पत्नी कुछ गलत काम तो नहीं कर रही, लेकिन फिर जब वो देखता है ना कि सुबह से पत्नी जाया करती है और शाम को लौटा करती है, तो उसके बाद उसे महसूस हो जाता है कि पत्नी कोई भी गलत काम नहीं कर रही है, वह तो मेहनत से कमा रही है। तभी अचानक से जब वह पति ठीक हो जाता है और मजदूरी पर जाने लगता है तो उसके गांव का एक व्यक्ति उसे मिलता है और जैसे ही उसके गांव का व्यक्ति उसे मिलता है तो वह उसे मिलकर कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद पति की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह पूरी तरह से भौचक्का रह जाता है। यहाँ पर जो बीरपाल होता है उसके गांव का व्यक्ति उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी गलत काम करके पैसे कमाया करती है और मैंने कई बार उसे होटलों से निकलते हुए देखा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पति होता है वह कहने लगता है कि अरे तुम गलत कह रहे हो, मेरी पत्नी तो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती है और उसी से पैसे कमा रही है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है देखो भाई, विश्वास करने के लिए मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, एक बार खुद से जाकर चेक करो, शायद तुम्हें असलियत का अंदाजा हो जाए और उसके बाद तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है तो इसी वजह से मैं तुम्हें बता रहा था। हालांकि इस बात की चर्चा पूरे गांव में हो रही है और तुम शहर के अंदर रहा करते हो तो इसी वजह से तुम्हें पता नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बीरपाल होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और कहता है कि ठीक है भाई, मैं देखता हूँ इस बारे में क्या होता है क्या नहीं होता। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बीरपाल होता है वह अब जैसे ही शाम को घर जाता है तो घर जाने के बाद अपनी पत्नी के ऊपर गौर देने लगता है। पत्नी जब आया करती है सज सवर कर आया करती है और घर से भी वो काफी ज्यादा श्रृंगार करके निकला करती है, जबकि एक झाड़ू पोछा करने वाली को इतना श्रृंगार नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल वो अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका उस समय पर साथ दिया था जिस समय पर ना तो उसका कोई परिवार था और ना ही कोई अपना ऐसा था जो उसका साथ दे सके। उस टाइम पर उसने पैसे लाकर उसे दिए थे। इसके बाद यहाँ पर जो पति होता है वह अपनी पत्नी की तहकीकात करने लगता है और एक दिन सुबह सुबह जब उसकी पत्नी निकलती है तो चुपके चुपके उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते जैसा उस व्यक्ति ने बताया था ऐसा ही होता है। यहाँ पर पत्नी किसी कोठी पर काम करने के लिए नहीं जाया करती थी, वह तो एक होटल में जाती है और वहाँ पर गलत काम करके पैसे कमाया करती है। ये बात जब पति को पता चलती है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन फिलहाल वह बाहर उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया था और वह उससे प्यार भी किया करता था। तो इसी वजह से वह शाम को घर पर उसके आने का वेट करता है और पूरे दिन भर बैठकर ये सोचता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे इस तरह की बात को मैं फारिग करूं। यह सोचता हुआ जब शाम हो जाती है तो शाम के समय उसकी पत्नी आ जाती है और पत्नी को आते ही यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है वो कहती है कि बताओ क्या बात करनी है। तो यहाँ पर जो पति होता है वो कहता है कि ऐसे नहीं, अकेले में बात करनी है और तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। इस बात को सुनकर पत्नी कहने लगती है कि मैं तो हारी थकी हूँ और बाद में चलती हूँ, लेकिन पति कहता है कि नहीं, बात जरूरी है और अभी के अभी मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसा कहकर जो पति होता है उसे वहां से पासी के पार्क में ले जाता है और वहां जाकर उससे इन बातों को करने लगता है। कहता है कि देखो, जो कुछ भी तुम कर रही हो वो तुमने शायद मजबूरी में शुरू किया होगा, लेकिन फिलहाल उसे बंद कर दो, ये ठीक नहीं है, चारों तरफ बदनामी हो रही है। अब यहाँ पर पत्नी इस बात को पहले तो सिरे से खारिज करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर जो पति होता है उसने कुछ ऐसे प्रूफ भी बना लिए थे जिन प्रूफों के आधार पर यह साबित हो रहा था कि उसकी पत्नी होटल में जाकर काम किया करती है। और जब वह उसको सबूतों को दिखाता है तो उसके बाद पत्नी अपना सर नीचे कर लेती है और अपने पति से माफी मांगने लगती है। कहती है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ। इसके बाद पति भी सोचता है कि कोई बात नहीं, प्यार किया करता हूं मैं इससे, तो गलती हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर जो पति होता है वह उसे अपने साथ वहां से सीधा घर ले आता है और कहता है कि देखो, इस बात के बारे में मैं घर में किसी को भी पता नहीं चलने दे रहा हूं, क्योंकि अगर तुम्हारे बच्चे को ये बात पता चलेगी तो बच्चा भी बड़ा हो रहा है और वो क्या क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। तो पत्नी भी चुपचाप रह जाती है और उसके बाद घर के अंदर रहने लगती है। लेकिन यहाँ पर अब तक पत्नी को ऐसो आराम की आदत पड़ चुकी थी और वह तो इस तरह के पैसे से ही खुश रहा करती थी। कुछ दिनों तक तो वह अपने पति की कमाई से अपना गुजारा करती है, लेकिन जब उसे लगता है कि ये पैसे कम हैं तो उसके बाद वह दोबारा से उसी काम को करने लगती है अपने पति से निगाह बचाकर। इस बारे में एक दिन उसके पति को पता चल जाता है, क्योंकि जहां होटल में वह गई थी उसी होटल के साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और जब वह होटल के अंदर जा रही थी तो पति उसे जाता हुआ देख लेता है। अब इस बात को देखकर पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह फिलहाल भी घर के अंदर चला जाता है और घर पर आने का उसका वेट करने लगता है। इस बार जब पत्नी आती है तो उसका पति उसे कमरे के अंदर ही बुलाकर समझाने लगता है और दोबारा से समझाता है। कहता है कि देखो, ऐसा मत करो, ये बहुत गलत है और ये आखिरी वार्निंग समझ लो। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है वो अब तक बागी हो चुकी थी और कहने लगती है कि अगर नहीं करूँ तो क्या करूँ, मेरा तो उसी से काम चलता है और ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम बहुत कम पैसे कमाया करते हो और मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, बार बार ये जिंदगी नहीं मिलती है।
इस बात को सुनकर पति की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह दोबारा से उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी उसकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और वह डंके की चोट पर कहने लगती है कि मैं तो ऐसे ही करूंगी, तुमसे जो होता है वो कर लो और मैं तो इसी तरह से अपनी जिंदगी को जीऊंगी। इस बात को सुनकर जो पति होता है वह एकदम से चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर ऐसे ही रहना है तो इस घर के अंदर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है और मेरा घर छोड़कर यहाँ से चली जाओ। इसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहती है कि हाँ, इस घर में रखा भी क्या है, जिस घर में तुम रहने के लिए कह रहे हो, मैं तो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर लूंगी क्योंकि मैं ढेर सारे पैसे कमाया करती हूँ। ऐसा कहकर पत्नी घर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर यह बात उसके बेटे और उसकी सास को भी पता चल जाती है। अब पत्नी घर छोड़कर अलग से रहने लगती है और वीरपाल अपने बच्चे का भरण पोषण मेहनत के पैसों से करने लगता है। बार बार वीरपाल को वो पल याद आया करते जब उन दोनों की शादी हुई थी और वो लोग खुशियों से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी ने एक ऐसा काम कर दिया था जिसकी वजह से बाद में उसे गुस्सा भी आ जाता है। इसके बाद जो वीरपाल होता है वहीं पर अपने बच्चे का भरण पोषण करता है और धीरे धीरे इन बातों को लगभग 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल तक ना तो उसकी पत्नी का उसके पास कोई फोन आया था और ना ही वह उससे मिलने के लिए आई थी। यहाँ तक कि वीरपाल ने अपनी पत्नी को इस शहर के अंदर देखा ही नहीं था। गांव के अंदर भी लोगों को ये बात पता चल जाती है कि वीरपाल ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है, तो उसके बाद लोग उसकी वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि आदमी हो तो ऐसा हो जो पत्नी की गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर सके। इसके बाद यहाँ पर जब बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो उसी दौरान यहाँ पर जो विनय होता है, जब वह स्कूल की छुट्टी हुआ करती तो उसके पीछे एक अजीब सी औरत जो कम्बल में अपने आप को पूरी तरह से ढके हुए है, वह उसके पीछे पीछे चलने लगती है। और ये बात जब विनय का एक दोस्त देखता है तो उसके बाद उसे बताने लगता है कि भाई देखो, ये महिला तुम्हारे पीछे चल रही है। अब इसके बाद विनय वहाँ से स्कूल से पैदल पैदल अपने घर तक आया करता था और घर के नुक्कड़ वाली गली पर ये जो महिला होती है ये उसका पीछा छोड़ देती है और ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। इसके बाद विनय अपने घर तो चला जाता है, लेकिन इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं देता है और सोचता है कि वैसे ही कोई पीछा कर रही होगी। इसके बाद ये बात लगातार होने लगती है और जब 7 से 8 दिन इस बात को होते हुए हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर विनय अपने पिता को इस बारे में बताता है और पिता जब इस बात को सुनता है तो कहता है कि बेटा, कोई पागल महिला होगी, इसी तरह से तुम्हारे पीछे चल रही होगी, क्योंकि जैसा विनय ने बताया था वैसा कोई पागल महिला अपना भेष बना सकती है। लेकिन यहाँ पर जब विनय कहता है कि नहीं पिताजी, वो पागल नहीं है, वो रोज यहाँ तक आया करती है और बिल्कुल भी रास्ते में कोई भी ऐसी हरकत नहीं करती है जिससे वो लगे कि पागल हो। हालांकि वो वेशभूषा से पागल लगा करती है, लेकिन वैसे वो पागल बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो वीरपाल होता है उसे अपने बच्चे का डर लगने लगता है और वह सोचता है कि कहीं ऐसा नहीं कोई मेरे बच्चे को उठा ले जाए और मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाए। बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और वो कहता है कि ठीक है बेटा, छुट्टी के समय में तो वो आती है ना। तो यहाँ पर बेटा कहता है कि हाँ पिताजी, वो छुट्टी के समय में ही आया करती है। तो वो कहता है कि ठीक है, तू बेफिक्र होकर स्कूल जा, कल मैं टाइम निकालकर तुम्हारे स्कूल के बाहर ही छुपकर खड़ा रहूंगा और मैं देखता हूँ कि कौन महिला है वो जो वहाँ पर खड़ी होकर तुम्हारा पीछा करती है। इसके बाद ऐसे ही होता है दोस्तों, जो वीरपाल होता है वह स्कूल के बाहर एक जगह छुपकर खड़ा हो जाता है और अपने बेटे के छुट्टी होने का वेट करने लगता है। लेकिन छुट्टी होने से लगभग 15 मिनट पहले एक महिला जिसने अपने आप को पूरी तरह से कम्बल से ढक रखा है वह वहाँ पर आकर चुपके से खड़ी हो जाती है और स्कूल की छुट्टी होने की राह देखने लगती है। वीरपाल उस महिला को भी देख लेता है और देखने के बाद दूर से देखता ही रह जाता है। इसके बाद छुट्टी होती है और छुट्टी होने के बाद जैसे ही विनय बाहर निकलता है तो वह महिला चुपके से उसके पीछे पीछे चलने लगती है और जो वीरपाल होता है वह इसी बात की राह देख रहा था कि कब वह मेरे बच्चे के पीछे चलेगी, तो उसी समय इसको पकड़ लूंगा और पकड़ने के बाद पूछूंगा कि तुम ऐसा क्यों किया करती हो। यहाँ पर जब महिला बच्चे के पीछे पीछे चलती है तो उसी दौरान यहाँ पर जो वीरपाल होता है वह भी उसके पीछे पीछे चलता है और एक जगह जब खाली सी जगह होती है तो वहीं पर एकदम से उसका कम्बल पकड़कर हटा देता है और जैसे ही कम्बल हटता है तो सामने और कोई नहीं, उसकी वही पत्नी सीमा थी जो कि पैसे कमाने के चक्कर में यहाँ से चली गई थी, लेकिन अब ना जाने वो इस तरह से बच्चे का पीछा क्यों कर रही है। उसके बाद यहाँ पर जो वीरपाल होता है जैसे उसका चेहरा देखता है तो कहने लगता है कि सीमा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके बाद जो सीमा होती है वो एकदम से अपना चेहरा छुपाने लगती है और कहती है कि मैं सीमा नहीं हूँ, लेकिन वीरपाल उसे अच्छी तरह से पहचान चुका था। इधर उसका जो बेटा विनय होता है वह भी उसे पहचान लेता है और कहने लगता है कि मम्मी, आप यहाँ पर इस हालत में कैसे, और आप ही रोज मेरा पीछा किया करती थी। तो यहाँ पर जो सीमा होती है एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि हाँ मेरे लाल, मुझे तुम्हारी याद आया करती है और इसी वजह से मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया करती हूँ। यहाँ पर जो वीरपाल होता है जब उसको गौर से देखता है तो देखने से पता चलता है कि ये तो काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। और उसके बाद वीरपाल उससे पूछने लगता है कि सीमा, ये क्या हाल बना रखा है और क्या हुआ तुम्हारे पैसों का, तुम तो बहुत सारे पैसे कमाया करती थी ना। तो यहाँ पर सीमा फूट फूट कर रोने लगती है और वीरपाल के सामने हाथ जोड़ लेती है,
कहती है कि वीरपाल मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने ना पैसों को चुना परिवार को छोड़कर, लेकिन मुझे पता चल गया कि परिवार की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। तो जो वीरपाल होता है वह समझ गया था कि उसकी पत्नी को अकल आ गई है, लेकिन वह जानना चाहता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे सारी अकल आ गई। तो वह पूछने लगता है कि सीमा क्या हुआ तुम्हारे साथ और ऐसा व्यवहार तुम क्यों कर रही हो। तो उसके बाद जो सीमा होती है वह बताने लगती है कि वीरपाल दरअसल जब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली गई थी तो उसके लगभग 6 महीने तक तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। मैं अय्याशी के साथ अपनी ज़िंदगी को जिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब एक दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के चलते मैं उस काम को नहीं कर पाती हूँ, तो उसके बाद मेरे पास पैसों की तंगी आने लगती है और इस तंगी के कारण यहाँ पर जो लोग कभी मुझे अपना कहा करते थे वह भी मुझे छोड़कर चले जाते हैं और मुझसे दूरियां बना लेते हैं। पैसों की कमी की वजह से मैंने सब कुछ देख लिया, जिसकी वजह से परिवार की अहमियत का पता चलता है, क्योंकि अगर मैं परिवार के साथ रहती तो मेरा कुछ भी नहीं होता और बड़ी मुश्किल से मेरी जान बच पाती है। उसके बाद से मैं फैसला करती हूँ कि मैं कभी भी इस काम को नहीं करूँगी और मैं यहाँ से इस शहर को छोड़कर भी चली जाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो नहीं आ सकती थी। लेकिन बाहर रहने के बावजूद मुझे बार बार अपने बच्चे की याद आया करती है और इसी वजह से मैं बच्चे को देखने के लिए इस स्कूल पर आ गई और यहाँ पर अपने बच्चे को देखकर दूर से ही अपना मन लगा लिया करती हूँ। ऐसा कहते हुए सीमा फूट फूट कर रोने लगती है और यहाँ पर जो वीरपाल होता है वह उसकी पूरी कहानी को समझ जाता है कि आखिर क्या हुआ है इसके साथ और अब आगे क्या होना चाहिए। वीरपाल जो होता है वो उससे कहता है कि चलो जो भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं दोबारा से तुम्हें परिवार में रख सकता हूँ, क्योंकि ना तो मेरा तुम्हारा तलाक हुआ है और तुमने जो भी गलती की थी उसका पश्चाताप तुम्हें हो चुका है। अगर तुम परिवार के साथ रहना चाहो तो बेशक से रह सकती हो। इस बात को कहने की ही देर थी, उसके बाद जो सीमा होती है झट से अपने पति के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि आज के बाद मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी, बस मुझे मेरे परिवार के साथ जीने का मौका चाहिए। इसके बाद जो सीमा है वो आज तक भी अपने परिवार के साथ रहा करती है, लेकिन बेटे की निगाहों में और अपनी सास की निगाहों में वो पूरी तरह से गिरी हुई है और उसी जिल्लत के साथ वह अपनी जिंदगी को आज तक भी जी रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।